नमस्ते। स्वागत है आपका पॉडकास्ट विद यूडी में। इस शो में हम ऐसे खास मेहमानों को बुलाएंगे जो अपने एक्सपीरियंस के जरिए आपके प्रोफेशनल, पर्सनल और मॉरल वैल्यूज में एक नई रोशनी डालेंगे और उनमें पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेंगे। आज हमारे जो फर्स्ट गेस्ट है उनका नाम है मिस्टर अरुण कुमार। अरुण सर मर्चेंट नेवी में एज अ चीफ इंजीनियर काम करते हैं। हमने उनसे ढेर सारी बातें की, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में, मर्चेंट नेवी में जॉब कैसे मिलता है, सैलरी स्केल्स क्या होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो प्लीज़ वॉच दिस एपिसोड टिल दी एंड। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। A very warm welcome to Mr. Arun, जो कि चीफ इंजीनियर है मर्चेंट नेवी में। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस। इट्स माय प्लेजर। ओके, ग्रेट। सो शुरू से शुरुआत करते हैं, राइट? सो जब मैं ये रिसर्च कर रहा था कि विच आर दी हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन इंडिया, तो उसमें मुझे टॉप 5 रैंक में मर्चेंट नेवी का नाम दिखा। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये पॉडकास्ट करूँ और आपसे बेस्ट कोई पर्सन नहीं होगा ये सब सवाल पूछने के लिए। मर्चेंट नेवी में किसी को अगर जॉब करना है या किसी को जॉब के लिए अप्लाई करना है तो कहाँ से स्टार्ट करे वो? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर उनको ये फील्ड में आना है तो उनका जो साइंस है, साइंस मीन्स जो 12th? हाँ 12th मीन्स नो साइंस में पर्टिकुलर आफ्टर 12th में आपको कॉमर्स भी इकोनॉमिक्स भी है, राइट, राइट। बट आपको साइंस लेना है। ओके, हाँ, सो 12th साइंस कंपलसरी है। कंपलसरी है। ठीक उसके है। बाद आपके ऊपर है आप क्या परसेंटेज अचीव करते हो। ओके, ठीक है, तो क्राइटेरिया, सॉरी मैं आपको कट करना चाहूंगा यहाँ पे। क्राइटेरिया क्या था, कितना परसेंट चाहिए मिनिमम, ऐसा कुछ क्राइटेरिया है? 60, ओके, इट तो शुड बी 60 एंड मोर देन 60। ओके, सो मिनिमम 60 एंड अबाउ दैट एनीथिंग इज फाइन। या ओके, ओके, ग्रेट। सो मिनिमम 60% 12th साइंस में, या राइट? हाँ, उसके बाद फिर But there is age criteria also. The person should be from 17 to 25. 17 to 25, हाँ, between 17 to 25, 25, and he should be medical fit. मेडिकली फिट एज वेल, राइट? Yeah. सो आप ये कह रहे हो कि किसी भी बंदे के पास अगर ये 3 पैरामीटर्स है, जो कि फर्स्ट है 12th साइंस इन 60%, सेकंड वाला पैरामीटर कि 17 टू 25 एज, राइट? और थर्ड पैरामीटर कि मेंटली फिट और मेडिकली फिट होना चाहिए, राइट? हाँ, medical fit होना तो अगर ये तीनों भी चीजें हैं तो अ पर्सन कैन अप्लाई, apply. करेक्ट? बट ठीक है। हाँ, तो मगर उसको एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाना है। ठीक है, कभी एंट्रेंस एग्जाम के बाद उसको क्या परसेंटेज मिलता है डिपेंड उसके ऊपर है। मतलब एंट्रेंस एग्जाम में कितने परसेंट मिलते हैं? परसेंट मिलते हैं, ओके, हाँ। ओके, तो इस 60 जैसे उसका क्राइटेरिया रहता है एटलीस्ट 50 अबव मिलना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम में। ओके। तो आप कह रहे हो कि जो कोर्स रहता है, राइट? तो वो कोर्स करने के लिए पहले एंट्रेंस टेस्ट होती है, हाँ, एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है? और उसके मेरिट के बेसिस पे हाँ, उनको एडमिशन मिलता है। एडमिशंस मिलता है उनको। ठीक है, ठीक है। चलो, तो किसी ने चलो मेरिट में आ गया और हाँ। एंट्रेंस एग्जाम पास कर ली। हाँ, अब मुझे ये बताइए कि ये जो कोर्सेस है वो कहाँ-कहाँ अवेलेबल्स है? वो इंडिया में अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट भी है, जैसे बीपी मरीन हो गया बेलापुर में, ओके, आशा मरीन है बेलापुर में, फिर उसके बाद HIMT करके है चेन्नई में है। ओके, चेन्नई में। हाँ, चेन्नई में है और ऐसे करके और भी इंस्टीट्यूट्स हैं। ओके, तो सपोज़ कोई दिल्ली से कोई है या नॉर्थ साइड से, तो वहाँ पे भी इंस्टीट्यूट्स है ऐसे? हाँ, वहाँ पर भी है ना इंस्टीट्यूट्स। ओके, ओके, ग्रेट। तो मतलब इंडिया के किसी भी कोने में रहने वाला बच्चा हुँ। जिसको ये कोर्स करना है, वो एनरोल कर सकता है अपने रिस्पेक्टिव सिटीज़ में। हाँ, हाँ, उसके बाद अगर उसको वो नहीं करना है, समझो जैसे ये जीपी रेटिंग रहता है आफ्टर 12th 60% आएगा जीपी रेटिंग रहता है। अगर वो जीपी रेटिंग के लिए नहीं जाना चाहता है, अगर उसके अच्छे परसेंटेज है, तो वो बीएससी के लिए भी जा सकता है। बीएससी, एमएससी जा सकता है वो। के बाद वो हायर एजुकेशन के लिए एमबीए भी जा सकता है। बीएससी ओके, में क्या होगा डायरेक्ट वो ऑफिसर रैंक पे जाएगा। ओके। तो अगर बीएससी करके जाते हैं तो वो ऑफिसर रैंक के लिए अप्लाई कर सकता है। अप्लाई कर सकते हैं और अच्छा परसेंट मिला तो उनको कंपनी स्पॉन्सर करेगी। कंपनी डायरेक्टली हायर कर लेती है, इंस्टीट्यूट से ही हायर करेगी वो, ओके, में से ही आपको हायर कर लेगी। तो एक काइंड ऑफ स्कॉलरशिप मिलती है उनको, राइट? अगर अच्छे पास। एक्चुअली कंपनियां स्कॉलरशिप भी देती है। जी, 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 जी। ओके, ग्रेट। सो चलिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, मेरिट में आ गए और कोर्स भी एनरोल कर लिया। तो अब मुझे ये बताइए कि ये कोर्स जो होता है उसका ड्यूरेशन क्या होता है और उसकी फीस कितनी होती है? अभी तो इंस्टीट्यूट की फीस काफ़ी बढ़ चुकी है, पहले ओके, कम होती थी, अभी 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए है। ओके, 6 मंथ का है ये कोर्स टोटल। ओके। और फिर उसके बाद जीपी रेटिंग के बाद अगर आपके अच्छे परसेंटेज आए तो कंपनी भी आपको वहाँ से आपको डायरेक्ट मतलब जो स्कॉलरशिप दे सकती स्कॉलरशिप है, दे देगी स्पॉन्सर आपको। कर सकती है। हाँ, और आपका जो बेसिक रहता है, पे रहता है, स्किल जो भी रहता है वो आपको देगी वो। तो ये तो हो गया कोर्स, तो 6 मंथ्स का ड्यूरेशन और
अप्रॉक्स 2 लाख तक फीस है। 2-2.5 लाख रुपए हो जाता है लमसम। ओके, ओके। ये जो कोर्स है, तो उसके लिए क्या हमें वहाँ पे रहना पड़ता है या हाँ, वही आप वही हॉस्टल है, अंदर हॉस्टल रहते हैं, इनबिल्ट हॉस्टल है। आपको हॉस्टल में ही रहना है, 6 मंथ हॉस्टल में रहना है। फिर आपको जो उनके रूटीन्स है, सुबह उठो अपना फ्रेश होके रेडी होके आपको क्लासेस अटेंड करनी है, ऐसा है। तो ये सब सुबह मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक चलता रहता है। तो ये जो 2 ढाई लाख आपने बोला, वो उसमें सब इंक्लूड हो जाता है, राइट? इंक्लूड है, हाँ। ओके, हाँ, स्टेइंग इंक्लूड है, एजुकेशन इंक्लूड है, ये सब इंक्लूड, और उन कुछ सेफ्टी कोर्सेज रहते हैं वो भी इंक्लूड रहता है उसमें। ओके, 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 ठीक है। तो आफ्टर 6 मंथ्स जैसे चलिए समझिए कि कोर्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है? तो उसके बाद में जॉब पोस्टिंग कैसे होती है? कि उनको जॉब हंट करना होता है या जो कंपनीज़ है वो डायरेक्टली ये इंस्टीट्यूट से हायर करते हैं? अभी वही आपको बताया ना मैंने, अगर अच्छा परसेंटेज आता है, हुँ, हुँ। जैसे मतलब टॉप स्टूडेंट निकलते हैं रैंकिंग वाइज में, फर्स्ट सेकंड अच्छा ग्रेड अपना ऑब्टेन करते हैं उसमें से, तो उनको डायरेक्टली कंपनी स्कॉलरशिप, डायरेक्ट कंपनी हायर कर लेगी इंस्टीट्यूट से ही, कि हाँ ये बच्चा होशियार है, ओके, तो उसको जॉब डायरेक्टली मिल जाता है। और जिनके परसेंटेज लो रहते हैं, मगर आप पास आउट हो गए मगर आपके परसेंटेज लो है, तो आपको जॉब हंट करना पड़ेगा, आपको कंपनी कंपनी जाना पड़ता है। ओके, हाँ, ओके। तो कितना ईज़ी रहता है कि एक एक जॉब पाने के लिए कि समझो मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, ओके? मैं टॉपर नहीं हूँ और मुझे जॉब करना है। तो मेरे लिए कितना ईज़ी या कितना डिफ़िकल्ट रहेगा एक मर्चेंट नेवी जॉब ढूँढने के लिए या पाने के लिए? नहीं ईजी तो नहीं है, क्योंकि जो मेरिट में आए हुए हैं, मतलब जो पास आउट हुए फर्स्ट सेकंड ग्रेड के आए हुए हैं, तो उनको तो फर्स्ट प्रेफरेंस है। और उसके बाद जो एवरेज स्टूडेंट है, उसके लिए तो फिर जो बचा हुआ रहता है वही उनको मिलता है। ठीक ओके, है, तो वो ऐसे ज़रूर नहीं आप जैसे पास आउट हो गए तुरंत हो गया, थोड़ा स्ट्रगल है आपको, क्योंकि कंपनी में जाके अपना सीवी अप देना पड़ेगा, और जैसे रिक्वायरमेंट रहेगा वही हिसाब से आपको जॉब मिलेगा। तो क्या स्पेसिफ़िक पोर्टल्स हैं कि जहाँ पे जाके मैं अपने आप को एनरोल कर सकूँ या कोई भी अपने आप को एनरोल कर सके और अपना रिज़्यूमे वहाँ पे अपलोड कर सके? कंपनी के अपने पर्सनल वेबसाइट्स है, ओके, आप उधर भी अपलोड कर सकते हैं। अपना इंडिया का भी कंपनी है एससीआई करके, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, वॉक इन है, और बाय मेल भी आप कर सकते हो। ओके। तो क्या एजेंसी के थ्रू हमें जॉब मिलता है? जैसे कि एक मिडलमैन रहता है कि मैं मेरा रिज़्यूमे उनको दे दूँ और फिर वो मेरे लिए जॉब ढूँढे। मार्केट में है ऐसे, अवेलेबल है एजेंसी, जो मिडलमैन है, ओके, उनके थ्रू भी जॉब मिलता है, मगर ये है कि दे चार्ज, ओके। तो उनका कुछ कमीशन। कुछ कमीशन रहता है। ओके, फेयर इनफ, फेयर इनफ। हाँ, कमीशन रहता है जो नहीं रहना चाहिए। ओके। हाँ, नहीं रहना चाहिए, वो कंपनी उनको पे करती है, बट ये उनसे डिमांड करते हैं। तो आप ये कह रहे हो कि वो दोनों साइड से कमीशन लेते हैं? मतलब कि कैंडिडेट से भी कमीशन लेते हैं, प्लस कंपनी भी उनको कमीशन देती है, कंपनी पर पर्सन कमीशन देती है उनको, बट वो कैंडिडेट से भी कमीशन लेते हैं। जो कि इल्लीगल है आपके हिसाब से? हाँ, इल्लीगल ही, ऑब्वियसली इल्लीगल है, क्योंकि ओके, इतना कोर्स करने के, इतना स्टडीज करने के बाद अगर उनको अगर कमीशन ही देना है, तो फिर वो गवर्नमेंट जॉब करेंगे ना, वो क्यों ये प्राइवेट जॉब में जाएंगे। राइट, एब्सोल्युटली राइट। ओके। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डेज़िग्नेशंस क्या-क्या होते हैं? मतलब कि बॉटम से लेके टॉप तक क्या-क्या डेज़िग्नेशन रहते हैं और उनका पे स्केल क्या होता है? डेजिग्नेशन भी डिपेंड उसके ऊपर करता है आपने क्या किया हुआ है, जीपी रेटिंग किया है कि बीएससी किया हुआ है। इफ़ आपने जीपी रेटिंग किया हुआ है, तो आप फर्स्ट एज ए ट्रेनी ऑयलर जाओगे। ट्रेनी ऑयलर हाँ, ये एक ट्रेनी ऑयल, डेज़िग्नेशन है। हाँ, डेजिग्नेशन है, मोटरमैन भी बोलते हैं, ट्रेनी मोटरमैन, ओके, ऑयलर भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वो ऑयलर होगा, फिर उसके बाद 36 मंथ कंप्लीट करेगा, फिर वो एग्ज़ाम जा सकता है। आप ट्रेनी ऑयलर के बाद आप ऑयलर जाओगे, ठीक ओके, है। ऑयलर आपको एटलीस्ट 36 मंथ करना है, अगर आपको ऑफिसर बनना है तो। ओके, ये जीपी रेटिंग से आपका बेस है। ओके। और अगर आप बीएससी करके जाते हो, हुँ, हुँ। तो बीएससी से आप डायरेक्टली 5th इंजीनियर में जाओगे। ओके, 5th इंजीनियर करने के बाद, ठीक है, आपको आपको एग्ज़ाम देना है क्लास 3 का। क्लास 3 का एग्ज़ाम देने के बाद आप 4th इंजीनियर में जाओगे फर्स्ट टाइम पे। ओके। सॉरी मैं आपको कट करना चाहूँगा यहाँ पे कि जैसे कि आपने कहा कि पहले एज़ अ ट्रेनी ऑयलर जॉइन होते हैं, करेक्ट? तो मुझे ये बताइए कि जो ट्रेनी ऑयलर का जो काम है उसको कितने महीने करना है वहाँ पे? मिनिमम? उसको 9 महीने तो करना ही है। मिनिमम 9 महीने। मिनिमम रहता है। जो क्रू रहता है, बेस जो रहते हैं, जो जीपी रेटिंग्स है, जो क्रूज़ है, ऑफिसर नहीं क्रू, हुँ, उनको 9 मंथ कॉन्ट्रैक्ट रहता है। 9 प्लस माइनस, मतलब ओके, 8 मंथ भी कर सकते हैं और 10 मंथ में भी जा सकते हो। ओके, बट 9 मंथ इज़ गुड। ओके, इफ यू आर फ्रेशर, द 9 मंथ इज़ गुड फॉर यू। ओके। तो ये ट्रेनी ऑयलर की सैलरी क्या होती है 9 मंथ्स के लिए? कुछ एक आइडिया? डिपेंड ऑन कंपनी टू कंपनी रहता है।
जैसे कोई कंपनी अभी डॉलर वाइज बताऊँ तो फिर कोई $400 देता है $400 per month? पर मंथ। Okay. मीन्स अगर इंडियन करेंसी आप कर लो तो अभी जो डॉलर का रेट जो भी चल रहा है आपको हम्म। 30,000 रुपये 30,000 देगा, कोई 40,000 50,000 भी देता है, अच्छी कंपनी भी देती है, अच्छी कंपनी आपको उससे भी ज़्यादा देगी, 55-60 भी ले जाती है, अच्छी अच्छी बड़ी कंपनियाँ है 50 to 60K. 60,000। Okay. हाँ Okay. हाँ Per month. पर मंथ। ओके, तो ये एज अ फ्रेशर मेरे ख्याल से तो बहुत ही अच्छा पे स्केल है। नहीं पे स्केल है, मनी भी है, सब है, पैसा भी है, बट इफ अगर आप ऑफिसर बनते तभी पैसा आपके पास बचेगा। राइट, मनी में मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, मैं आ रहा हूँ उस तरफ। हाँ तो चलिए, ट्रेनर ज्वाइन किया, 9 महीने कंप्लीट हो गए, तो आफ्टर 9 मंथ्स क्या होता है? आफ्टर 9 मंथ आपको फिर वेकेशन पे रहते हो आप, तो उसके बाद आपको फिर कब आपको जाना है वो आप डिसाइड करोगे। ओके। हाँ क्योंकि अभी आप बेस पे हो, रूट लेवल पे हो, तो कंपनी आपको डायरेक्ट अप्रोच नहीं करती कभी भी, आपको फिर कंपनी के पास हंट करना पड़ेगा, आपको Okay. ढूंढना पड़ेगा, आपको जाके कंपनी को अप्रोच करना पड़ेगा कि आई एम रेडी टू ज्वाइन। ठीक है, अगर उधर अवेलेबिलिटी है तो कभी है क्या है, तो वो हिसाब से आपको जाना है। और बात ये रही कि आप ट्रेनी से डायरेक्ट ऑयलर भी जाते हो तो भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कभी कभी सैलरी में। ओके। एज पर जो मार्केट पे स्केल है उसके हिसाब से आपको शायद उससे 20% शायद 30% डाउन में, क्योंकि आप आपका प्रमोशन हो रहा है ना, ट्रेनी से आप डायरेक्टली ऑयलर में जा रहे हो, राइट। आपका प्रमोशन हो रहा है, वो एक आप एक साइड से देखो तो प्रमोशन हो रहा है आपका, तो कभी कभी कॉम्प्रोमाइज डिपेंड ऑन कंपनी का सिचुएशन। अगर कंपनी को लगता है कि हाँ एक अभी मतलब चलो हमारे पास बंदे हैं तो ये कॉम्प्रोमाइज कर सकते, कॉम्प्रोमाइज अगर उसको लगता है कि बंदे ही नहीं मिल रहे तो आप जिसको रिलीव कर रहे हो वही पे स्केल आपको भी दे देंगे उन लोग। ओके, तो एज अ ट्रेनी मैंने 9 महीने जॉब किया, फिर उसके बाद वेकेशन पे घर पे आया, फिर से रीअप्लाई किया कंपनी में, तो वहाँ पे आप कह रहे हो कि आपको शायद कॉम्प्रोमाइज करना पड़े क्योंकि आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, राइट? तो फिर वो सेकंड पोजीशन आपने क्या बताई? ऑयलर। ऑयलर। ओके, तो ट्रेनी के बाद आप ऑयलर एज अ ज्वाइन करोगे वहाँ पे, हाँ तो पे स्केल ज़्यादा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता कम है, भी हो सकता कम भी हो सकता है, राइट? ठीक है, तो सेकंड पोजीशन पे जब हम आते हैं एज अ ऑयलर, तो वहाँ पे कितना ड्यूरेशन आपको काम करना रहता है, है? वहाँ पे भी 9 मंथ ही है। 9 मंथ्स। हाँ ऑफिसर का जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ रहता है, ओके, 4 to 6 मंथ। ओके, ये ऑफिसर टॉप लेवल का है। टॉप लेवल में स्टार्ट जो भी है, मतलब फिफ्थ है, फोर्थ जो भी, थर्ड है जो भी, और अप टू टॉप, तो उनको 4 से 6 मंथ का रहता है। ठीक ओके। है, जो क्रू रहते हैं, क्रू को 9 मंथ ही रहता है। ओके। 8 9 कोई कोई मंथ कंपनी आजकल 6 भी देने लगी है इनको, पर रेयर केस में, पर 9 ही मिलता है उनको। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ये जो एम्प्लॉयज है जो कि एक वेसल या शिप पे होते हैं, वो दो इसमें डिवाइडेड होते हैं, एक तो क्रू मेंबर्स और दूसरे ऑफिसर्स, ऑफिसर्स राइट? तो हम अभी फिलहाल क्रू मेंबर्स की बात कर रहे हैं। ऐसी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रू मेंबर में क्या कहता है, जैसे आपने बताया ट्रेनी, ऑयलर, एंड ऑयलर। फिर ऑयलर, ऑयलर हाँ। बस। और अगर वो तो इंजन साइड हो गया, डिपार्टमेंट होते हैं उसमें भी, शिप में भी 2 डिपार्टमेंट है, एक डेक और इंजन है। भैया ओके, इंजन साइड में आप ट्रेनी ऑयलर जा सकते हो। ठीक है, चीफ इंजीनियर तो मेरा साइड का मैं पहले बता रहा हूँ। राइट, अभी आप डेक साइड में जाओगे तो आपको ट्रेनी ओएस में जाने का, ऑर्डनरी सीमैन मतलब ओके, फॉर्म है उसका, हम्म, वो भी आपको 9 मंथ करने हैं। उसके बाद आपको अगर आप एलिजिबल लगता है कंपनी हो कि आप ओके आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, वही कंपनी में आप रिपीट कर रहे हो वापस अपना, वापस मतलब ज्वाइन कर रहे हो वही कंपनी में, तो आपको डायरेक्ट एबी में आपको भेजेगी वो। ओके, एबी में भेजेगी फिर वही आपको 36 बंद करना है ओके, कंटिन्यू, ऑर्डिनरी सीमेंट, सॉरी, एबी एबल सीमेंट रहता है। ठीक है, हम्म, उसका फुल फॉर्म, तो एबी में आपको 36 मंथ करना है, उसके बाद ही आप ऑफिसर बन सकते हो, राइट। रैंक ऑफिसर बन सकते हो। तो ये जो डेक वाले क्रू मेंबर्स है और दूसरे क्या आपने कहा, इंजन वाले, इंजन वाले क्रू मेंबर्स, तो दोनों के पे स्केल सेम रहते हैं? हाँ लमसम सेम ही रहता है उनका पे स्केल, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस आता है कैप्टन चीफ इंजीनियर में। ओके, ठीक है, इफ कैप्टन इज गेटिंग 100%, द चीफ इंजीनियर विल गेट 95%, 5% का थोड़ा फर्क रहता है। कभी कभी क्या रहता है, कोई कोई वेसल्स पे शिप्स पे ये रहता है कि कैप्टन को कम रहता है, डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस भी रहता है। जी, कभी कभी दोनों को सेम रहेगा, ऐसा भी रहता है, डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस, कंपनी देखती है कि कहाँ निगोशिएबल हो सकता है। जी, हाँ ऐसा नहीं कि आपको आपको जितना बोला उतना ही होगा, मतलब आपका एक्सपीरियंस भी देखा जाता है। जी, तो कोई भी कंपनी सोचती है कि मेरा पैसा बचे, तो वो हिसाब से वो आपको पे करेगी। ओके। तो चलो, ये तो हो गया क्रू मेंबर्स के, राइट? अब आते हैं ऑफिसर्स पे, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऑफिसर रैंकिंग बॉटम से टॉप कैसे होती है? अभी आपको ऑफिसर बनना है तो आपको तो पहली बात तो 12th साइंस के बाद अगर आपको मोर देन 60% है और आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, तो आप बीएससी के लिए जा सकते हो। ओके, बीएससी हो गया, एमएससी हो गया, मरीन इंजीनियरिंग हो गया। बेसिकली ग्रेजुएशन पूरा हाँ करें ग्रेजुएशन हम। पूरा करना है आपको, जी, वो करने के बाद फिर
आपको अगर उसमें भी आप अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, अच्छा परसेंटेज आते हैं, हम्म, तो उसमें भी आपको डायरेक्ट स्कॉलरशिप मिलता है। ओके ये आपको डायरेक्टली हायर करती है। नहीं तो फिर आपको फिर वही है, जैसे आपको अप्रोच करना पड़ेगा कंपनियों को। राइट हाँ, आप कंपनी को अप्रोच करते हो, आप जाते हो तो आपको वो उसमें 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, ठीक है? जैसे आप फर्स्ट टाइम जाओगे एज़ अ ऑफिसर, तो आपको 5th ईयर नहीं तो 4th ईयर में आपको उन लोग ओके हाँ, सो अगर कोई ग्रेजुएशन करके जाता है, जैसे आपने कहा बीएससी इन मरीन टाइम में जाता है, राइट? तो उसको फर्स्ट एज अ फिफ्थ इंजीनियर ज्वाइन होना पड़ेगा, हाँ, राइट? 5th इंजीनियर डिपेंड कम आपके वेसल्स पे रिक्वायरमेंट क्या है, आपको 5th भेज रहे हैं कि 4th भेज रहे हैं। कभी-कभी क्या रहता है, अगर वेसल का साइज़ मैटर है, वेसल के साइज़ के ऊपर क्रू उतना ज़्यादा रहता है। अगर वेसल वेसल मीन्स शिप, राइट? यू मीन? शिप हाँ, राइट। तो शिप अगर बड़ा है, हम्म, उसका टाइप है, जैसे यूएलसीसी हो गया, वीएलसी अल्ट्रा लार्ज शिप हो गया, वेरी लार्ज शिप हो गया, तो उसमें क्रू जो मेंबर्स रहते हैं, वो जो क्वांटिटी उनको ज़्यादा रहता है, ठीक ओके है? तो वहाँ ऑफिसर्स भी ज़्यादा लगते हैं 2 साइड में। तो वहाँ पर अगर आपका वहाँ आपका पोस्टिंग हुआ तो आपको 5th में लेंगे वो लोग। 5th इंजीनियर, 4th इंजीनियर उसके बाद आता है। कोई कंपनी डायरेक्टली आपको 4th इंजीनियर में लेगी। ट्रेनी 4th इंजीनियर में ले लेगी, नहीं तो 4th इंजीनियर में ले लेगी, राइट। ठीक है? वो आपको 12th मंथ आपको कंप्लीट करने हैं। वैसे डेक पे भी रहता है, डेक पे भी आप जाओगे तो आपको 4th ऑफिसर आएगा, 4th ऑफिसर लोगे आप, ट्रेनी ले लेता है कोई, नहीं तो 4th ऑफिसर लेगा। राइट। उसमें भी आपको 12th मंथ आपका कंप्लीट करना है, ठीक है? 12th मंथ कंप्लीट करने के बाद आपको आप एग्ज़ाम्स देना है आपको। तो आगे एग्ज़ाम कहाँ से देते हैं वो आपके ऊपर है। राइट। आप इंडिया से दे रहे हो, यूके से दे रहे हो कि कहाँ से एग्ज़ाम दे रहे हो वो आपके ऊपर है। मल्टीपल ऑप्शन है। हाँ, मल्टीपल ऑप्शंस है। ओके। तो सर क्विकली ये बताइए कि फिफ्थ इंजीनियर टू फोर्थ इंजीनियर और फोर्थ टू थर्ड इंजीनियर कितना टाइम लगता है? आप जैसे फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आप 4th इंजीनियर में जाओगे, ट्रेनी 4th इंजीनियर रहेगा, नहीं तो डायरेक्टली 4th इंजीनियर रहेगा। तो आपको एटलीस्ट 12 मंथ करने हैं ऑन बोर्ड। मतलब एक ट्रिप करनी है? एक ट्रिप नहीं, 6-6 मंथ के 2 कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे आप। ओके। ओके। हाँ, उसके ऊपर मतलब अलाउ नहीं करती कंपनी करने के लिए। ओके, मोर देन 6 मंथ्स इज नॉट अलाउ अलाउड। नहीं करती एज़ एज़ पर आईएमओ रूल, ठीक है? और आपको जो पे स्केल का डिपेंड ऑन कंपनी रहता है, कंपनी टू कंपनी। कोई कंपनी आपको $800 भी दे देगा, कोई $1000 भी दे देगा। ओके। इंडियन करेंसी मतलब आप समझ लो 60,000 टू 80,000। 80,000 90,000 भी दे देगा आपको, राइट। ठीक है? उसके बाद आपको 12 मंथ कंप्लीट करना है, आपको एग्ज़ाम के लिए जाना है। एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद फिर आपको कंपनी को अप्रोच करना है, आपको प्रमोशन चाहिए अभी। तो ये है, ये कंफर्म नहीं कि कंपनी आपको दे ही देगी। राइट। डिपेंड आपके वर्क जो वर्किंग आपका आपका स्केल है, आप कितने अच्छे से काम करते हो, ठीक है? उसके ऊपर है और बाकी रिकमेंडेशंस हो जाती है। कभी-कभी क्या रहता है, जो टॉप ऑफिसर्स है वो रिकमेंड कर देते हैं, मतलब हाँ, इनको आप प्रमोशन दे दो, ओके। ठीक है? ऐसा है। तो अगर वैसे तो रिकमेंडेशन चलता है वहाँ पे? हाँ, चलता है, डिपेंड रिकमेंडेशन चलता है ना। ओके। हाँ, जो और बंदा काम करने वाला है, वो शिपिंग कंपनी के लिए अच्छा है, तो फिर चलेगा ही। तो कोई मेरा सीनियर अगर मुझे रेकमेंड करता है हाँ, तो उसको कंसिडर करेंगे? हाँ, लेटर देंगे ना आपको वो। राइट। हाँ, तो जो तो शिप बेसिकली यहाँ पे भी आपको आपके सीनियर से मिलजुल बना के रखना है, मेल-जोल बना के रखना है। ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट कभी नहीं जा सकते। राइट। क्योंकि अगर वो सही है तो उनके अगेंस्ट कोई नहीं जाएगा, क्योंकि जो रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से अगर सीनियर्स काम कर रहे हैं, कोई क्यों अगेंस्ट जाएगा? ओके, तो मतलब ये एग्ज़ाम ज़रूरी, राइट? अगर मुझे प्रमोशन चाहिए, हाँ, तो मुझे ट्रिप तो करनी है प्लस एग्ज़ाम भी देनी है। यानी कि आपको पास आउट होने का। तो अपने आप को मुझे अपग्रेड करते रहना है। हाँ, राइट, राइट। और ये एग्ज़ाम की कॉस्ट अप्रॉक्स कितनी रहती है? आप अगर यूके में जा रहे हो तो आपको कम से कम 16 टू 18 लाख रुपीस पड़ जाएगा। 16 टू 18 लैक्स। हाँ, ओके, सो दैट्स टू एक्सपेंसिव आई मीन। हाँ, हाँ, एक्सपेंसिव तो है यूके में, इट्स ओके, यूके। अगर मैं इंडिया में मुझे करना है यही। ये इंडिया में तो अगर आप जैसे इंडिया में करोगे तो आपका 1 डेढ़ लाख रुपए खर्चा होता है। ओके। और उसके बाद पर सब्जेक्ट रहता है कि कुछ गवर्नमेंट फीस है ₹1000, ठीक है? रिटन एंड ओरल भी रहता है। तो पहले आपको रिटन पास आउट करना है, उसके बाद आपको ओरल के लिए जाने का है। तो जैसे अगर आप वो फेल हो गए तो वापस पैसा भरो, वापस एग्जाम दो। ओके। हाँ, बट कंपैरेटिवली यूके के कंपैरिजन में ये थोड़ा-सा चीप है इंडिया की थोड़ा नहीं, काफ़ी चीप है, मगर यही है कि इंडिया में पास आउट होना कंपेयर टू अगर टाइम ड्यूरेशन देखोगे तो आपको यूके आप जा रहे हो एग्जाम दोगे, तो यू में तो आप पैसा तो भर रहे हो 16-18 लाख रुपए, बट आपका क्या रहता है, टाइम ड्यूरेशन बच जाता है ना, आप 8-9 महीने में कंप्लीट कर लोगे। और वही ये चीज़ यहाँ पर करते करते आपको 1.25 साल 1.5 साल भी लग जाएगा, कभी कभी 2 साल भी लग जाएगा, डिपेंड अगर आपको आप कितने शार्प हो। सो टाइम मैटर्स हियर। टाइम मैटर्स है ना, तो राइट। कैलकुलेट करते हो कि यार मैं वहाँ 9 महीना कर रहा हूँ, 9 महीना 18 लाख रुपए करूंगा मैं, फिर मेरे को आके सेल ही करना है। तो मनी मैनेजमेंट का अगर सोचोगे कि अगर मैं इंडिया में कर रहा हूँ, तो इंडिया में सोचोगे मेरा 2.25 लाख रुपए खर्चा, 1.5-2 लाख रुपए खर्चा हो रहा है समझो।
अगर आप बॉम्बे में रह रहे हो, आप समझो नॉर्थ से साउथ से किधर से भी आ रहे हो और आपको रहना यहीं है, तो आपके एक्सपेंस थोड़े बढ़ जाते हैं, लाख रुपए और बढ़ जाते हैं समझो, ठीक है। अगर आप 3 लाख में भी एग्जाम अपना पास आउट कर रहे हो, मगर वो करते करते आपको 1.5-2 साल निकल गया, तो आप ये देखोगे ना, मुझे 1.5 साल के बाद सेलिंग पे जाना है, अगर मैं यूके जा रहा हूँ 18 लाख रुपए खर्चा कर रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पर आके मैं वो 18 लाख रुपए तो कवर कर लूंगा, उसका हाफ अमाउंट तो कवर कर लूंगा, मगर मेरे को सेलिंग एक्सपीरियंस भी मिल रहा है ना ऊपर से। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो इंसान वैसे भी सोचता है। ओके, तो आप कह रहे हो कि यूके से एग्जाम करना थोड़ा-सा बेनिफिशियल है हाँ, बेनिफिट टाइम, आपका टाइम ड्यूरेशन वो देखते हो ना। और आपकी एक सेलिंग भी हो जाती है उसी हाँ, टाइम में। हाँ, आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए ना, आपको आप प्रमोशन चाहिए तो आपको फिर सेलिंग भी करना है ना। राइट, एग्ज़ैक्टली। तो चलिए हमने ये तो जान लिया कि 5th और 4th इंजीनियर के बीच में हमें 2 ट्रिप्स करने होते हैं 6 मंथ्स के, राइट? और तो और हमें एग्ज़ाम भी देने होते हैं ताकि हमें प्रमोशन मिले, राइट? अभी ये बताइए कि जैसे हम 5th टू 4th, 4th से 3rd, 3rd से 2nd और उसके बाद में चीफ इंजीनियर होता है, करेक्ट? तो 2nd इंजीनियर टू चीफ इंजीनियर कितना ड्यूरेशन लगता है? उसमें भी 12 मंथ लगते हैं। सेम? हाँ, मैं बता रहा हूँ, जैसे आप शार्प हो, आप कॉन्फिडेंस हो कि मैं सेकंड नहीं तो आफ्टर थर्ड, सेकंड और चीफ इंजीनियर का मैं ले सकता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो 12 महीने के बाद आप कर सकते हो, नॉट इशू। राइट, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है। राइट। हाँ, रिस्क भी ज़्यादा रहता होगा ज़्यादा है, तो रिस्क क्योंकि का फ़ायदा भी ज़्यादा है, पर मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। राइट, राइट, राइट। हाँ, ऐसा नहीं कि अब क्या रहता है, बाकी सब लोग ये सोचते हैं कि उनको पेस अच्छा मिल रहा है, बट उनको जो स्ट्रेस है वो उनको ही पता है कि राइट। हाँ, अब नीचे अगर कोई भी जैसे ऑफिसर है, कोई भी क्रू मेंबर ने कुछ गलती कर ली, कुछ उनसे हो गया, हुँ, हुँ। मशीन में डिफेक्ट हो गया, उन्होंने ना अपना वॉच कैरी किया प्रॉपर्ली, तो फिर उनको जवाब उनको देना है, कंपनी उनको पूछती है, वो नहीं आगे कर सकते कि राइट, इसने नहीं किया, उसने नहीं किया। तो अब मैनेजमेंट आपको देखना है, तो मैनेजमेंट लेवल वाले को पे स्केल भी वैसा ही रहता है, राइट। तो बेसिकली ज़्यादा पे स्केल तो ज़्यादा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट। हाँ, तो क्रू मेंबर ने कुछ भी अगर गलती की, तो आप जवाबदेही हो, करेक्ट? हाँ, हाँ, मैं जवाबदेह हूँ, मैं हूँ, कैप्टन है, फिर कैप्टन कंपनी को बताएगा राइट। कि ऐसे-ऐसे हुआ। तो वो एक अगर आपका उसमें भी ऐसा रहता है कि कैप्टन और चीफ इंजीनियर का बॉन्डिंग अच्छा है, तो चीज़ें वहीं दब जाती है, और कैप्टन और चीफ इंजीनियर का बॉन्डिंग नहीं अच्छा है, तो फिर कंपनी में तो रिपोर्ट करना ही है। तो बेसिकली कैप्टन जो शिप चलाता है, राइट? तो फिर सबसे पहले सॉरी मुझे ये बता दीजिए कि कैप्टन और चीफ इंजीनियर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को इनफैक्ट मुझे भी ये पता नहीं है कि चीफ इंजीनियर अलग होते हैं और कैप्टन अलग होते हैं। तो क्या आप थोड़ा इस पे लाइट डाल सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कैप्टन पे आते हैं हम लोग। ठीक है। कैप्टन ओनर रिप्रेजेंटेटिव रहता है। ओनर रिप्रेजेंटेटिव, हाँ, ओके। वो एज़ ए मतलब एक्ट करेगा वो, एज़ ए ओनर नहीं है डायरेक्टली, मगर एज़ ए ओनर एक्ट करेगा वेसल पे। कंपनी का मीडिएटर है एक, ठीक है? वो वेसल का जो भी चीज़ शिप का जो भी चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट हो गया, फिर कुछ भी काम करवाना है, जो भी चीज़ें, वो कंपनी को प्रपोज़ करता है, पर कंपनी उससे ही बात करती है, राइट, ठीक है? और चीफ इंजीनियर सेकंड बात, चीफ इंजीनियर की आई। चीफ इंजीनियर रहता है टेक्निकल चीज़ें देखता है पूरे वेसल पे, ओके। ठीक है? तो वैसे ही ऑफ़िस में भी जो शिपिंग कंपनी है, उनके ऑफ़िस में भी डिपार्टमेंट डिवाइडेड है, ठीक हुँ, है? हुँ। जो जैसे कैप्टन हो गया, कैप्टन के जो डिपार्टमेंट है, वो कैप्टन से ही बात करेंगे, और टेक्निकल जो रहेगा, वो टेक्निकल टीम एक बैठी रहती है ऑफ़िस में, उसमें टेक्निकल मैनेजर हो गया, फिर सुपरिटेंडेंट हो गया, वो चीफ इंजीनियर से बात करती है डायरेक्टली। जो भी टेक्निकल रिगार्डिंग कुछ भी रहने दो, इलेक्ट्रिकल रहने दो, मैकेनिकल रहने दो, वो सब चीफ इंजीनियर से ही बात करेगी, कि उसको उसका काम पता है। ओके, हाँ, ओके। कैप्टन क्या रहता है कि हाँ, वेसल को वो चलाता है, उसका काम है मैनेज करना, ठीक है? बट वो ओनर रिप्रेजेंटेटिव है, बट उसका ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ भी किसको भी इशू हो, तो उसको ही जवाब देना है, कप्तान को। हाँ, और जो जैसे क्रू मेंबर होगा, ऑफिसर हो गया, का कुछ भी प्रॉब्लम्स है, तो वो सॉर्ट आउट करेगा कंपनी को लेकर, नहीं तो कंपनी के साथ। ओके, ओके। सो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि 2 डिपार्टमेंट, एक डिपार्ट तो इंजन डिपार्टमेंट, दूसरा डेक डिपार्टमेंट। इंजन डिपार्टमेंट के हेड है चीफ ऑफिसर, चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर सॉरी, और डेक डिपार्टमेंट के कैप्टन, कैप्टन, राइट? तो इन दोनों को हैंड इन हैंड चलना रहता है। एंड हाँ, पैरेलल चलते हैं वो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी आपको क्या-क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? सबसे अच्छा बेनिफिट तो यही है कि हम लोग की सैलरी जो भी है, वो टैक्स फ्री है। ज़ीरो टैक्स यू मीन? ज़ीरो टैक्स, हाँ। रियली? हाँ, रियली ज़ीरो टैक्स रहता है। ओके, बट जो बैंक्स है वो प्रूफ्स मांगते हैं कि आपको ओके। जो सैलरी आ रही है, उसका कुछ प्रूफ चाहिए, देना रहता है, जैसे तो बेसिकली एनआरआई अकाउंट? एनआर अकाउंट नहीं, हमारा जो कॉन्टैक्ट लेटर रहता है, फिर हमारा पासपोर्ट रहता है, एक सीडीसी भी रहता है हमारा, ठीक है, एज ए पासपोर्ट के ऐसे ही रहता है वो लेटर तक,
वो सब हमको बैंक में सबमिट करना पड़ता है कभी Okay. KYC के रिलेटेड, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स जो हो रहे हैं तो वो बैंक पूछती है इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, तो हमको प्रूफ देना पड़ता है, तभी जाके हम टैक्स फ्री होते हैं उसमें, Okay. 0 टैक्स लगता है। और 6 महीना हम घर रहते हैं, जैसे हम शिप पे रहता हूँ मैं 6 महीना, तो मेरे तो पैसे पूरे बच जाते हैं, जो घर का जो खर्चा है वही चलता है बस, जो मेरा जो खर्चा पर्सनल खर्चा है वो तो 0 हो जाता है। और हम लोग को टर्म इंश्योरेंस है, Mhm. ठीक है। टर्म इंश्योरेंस मतलब एक्सीडेंट इंश्योरेंस रहता है, Okay. जिसमें डेथ हो गया तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा। और अगर आप पार्शली डैमेज होती है आपकी बॉडी, तो वो हिसाब से आपको इंश्योरेंस मिलता है, Compensation मिलेगा। हाँ कंपनसेशन मिलता है। Okay. मगर ऐसा ना हो किसी के साथ, मैं तो चाहता हूँ हाँ कि उसका कुछ वैल्यू नहीं है, जी। और सच्चाई ये आप सेलिंग कर रहे हो पैसा कमा रहे हो वही बेटर है। Right. Right. प्लस जो आपका खाना पीना है, ट्रैवलिंग है, वो सब कंपनी देती है आपको। Okay. So tickets वगैरह सब लेकिन कंपनी। आप कंपनी देगी, यू आर एवरीथिंग इज पेड। आपने जिस दिन से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उस दिन से आप मतलब यू आर हायर्ड, Okay. आपका तो कंपनी आपका खर्चा उठाए। खर्चा उठाएगी, आपका यहाँ से जाना वहाँ से Return आप सब कंपनी आपको पे करती है पूरा। राइट। और सैलरी टैक्स फ्री, सैलरी टैक्स, तो विन विन सिचुएशन। हाँ विन विन सिचुएशन है। और जैसे कि आपने बताया कि आप टर्म इंश्योरेंस में कवर्ड रहते हो, राइट? तो आपको या किसी भी सीफेरर को कुछ भी होता है, राइट, ड्यूरिंग हिज टेन्योर, तो वो उनके फैमिली को कंपनसेशन मिलेगा, राइट? हाँ हाँ कंपनसेशन देती है। राइट। और आपका खाना पीना वहाँ पे बिल्कुल फ्री होता है। हाँ फ्री रहता है, खाना पीना पूरा फ्री रहता है हमारा, कंपनी Okay. पे करती है उसका। तो सर हमें ये बताइए कि एक चीफ इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है या एक कैप्टन की सैलरी कितनी होती है? वो भी एक क्राइटेरिया है, उसमें भी डिपेंड ऑन COC है। डिपेंड ऑन सीओसी। COC ठीक। ओके। वो लाइसेंस रहता है एक, ओके। कि मतलब यू आर एलिजिबल, मतलब आप अभी कैप्टन हो, मास्टर हो, चीफ इंजीनियर हो, तो उसके लिए वो लाइसेंस रहता है एक, ठीक है, वो पास आउट होने के बाद ही मिलता है। तो जैसे उनका स्टार्टिंग जो पे स्केल है दोनों का 8 लाख टू हो जाता है 18 लाख तक 8 lakhs per month? पर मंथ। Are you kidding me? नो नो आई एम नॉट किडिंग, ये सच्ची बात है। 8 lakhs per month? हाँ 8 lakhs पर मंथ। माय गॉड, 8 lakhs तो वो बहुत tax लोगों free। की, वो भी टैक्स फ्री। माय गुडनेस, दिस इज रियली क्रेजी मैन। 8 lakhs ये किसी की एनुअल सैलरी होती है, आपको पता है? बट वो सैलरी भी हमको कम लगती है। क्या बात कर रहे हो आप? 8 lakhs, हाँ 4 घर चल जाएंगे यहाँ पे। हाँ 4 घर चलते हैं, बट वो भी सैलरी हमको कम लगती है, क्योंकि उसके लिए पीछे कितना सेक्रीफाइस है हमारा। जैसे हम कि अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते ऑन बोर्ड से, हमारा एक रूटीन रहता है, सुबह उठो, काम करो, फिर सो जाओ, खाना खाओ, बस यही काम है। पर्सनल लाइफ आप बोल रहे हो बर्तन है, कुछ भी नहीं रहता है, हम हमारे हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। कि जैसे जीरो पर्सनल हाँ लाइफ? जीरो, जैसे हमको अगर वेकेशन में जाना है, आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो, आप 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो, आप ठीक है घर छोड़ के आ सकते हो, मगर आप छोड़ते नहीं, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट मनी मैनेजमेंट चलता रहता है हमेशा। एक प्लानिंग से रहता है कि मैं इतना करूंगा, मेरे को इतना पैसा मिलेगा तो मैं इधर इन्वेस्ट करूंगा, ये सब है। पर लोग सेक्रीफाइस करते हैं, जो बैचलर रहते हैं अपनी गर्लफ्रेंड का नाम ले लेके खाली तरसते रहते हैं मगर उसकी गर्लफ्रेंड इंजॉय करती है, राइट, इंजॉय करती है। राइट राइट। उसके बाद शादी होती है, हाँ। शादी होने के बाद वही हालत रहती है, अच्छा, उनकी फैमिली एंजॉय करती फैमिली है, एंजॉय करती है, और खुद वो बेचारा पीसते रहता बस है। पीसता ही रहता है, वो बस स्टार्ट टू एंड पीसना ही पीसता है, बस बेचारा उसका कोई देखता नहीं है। अच्छा। सिर्फ सब लोग का ध्यान किधर जाता है? पैसा, सैलरी, सैलरी, राइट। अकाउंट बैलेंस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ये मैंने भी देखा है बहुत बारी कि हाँ, पर्सनल लाइफ तो जरूर सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, बट आपका बेनिफिट ये भी रहता होगा ना कि यार चलो 5 साल 10 साल जॉब कर लो, एक बार एक मोटा अमाउंट कमा लो और फिर ऐश करो लाइफ, राइट? ये भी तो ऑप्शन है। हाँ ऑप्शन है, बट क्या होता है पता है, तभी अभी एक बार शेर लो खून लग गया, हाँ, वही। जब शेर के मुंह में खून लग गया तो उसको वो टेस्ट रह जाता है ना, वैसे हमारे हालत हो जाती है, राइट। को आदत हो जाती है कि पर मंथ इतना पैसा देखने की, हाँ हाँ, एग्जैक्टली। तो फिर रह नहीं जाता है। 2-3 महीने का तो कहता है, चलो यार फिर चलते हैं यार, क्या है यार, चलो एक टाइम trip मार के आते हैं। एक ट्रिप मार के आते हैं, यहाँ तो पैसा वेस्ट ही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, खाली खर्चा हो रहा है, आ तो नहीं रहा है, तो वो मजबूर हो जाता है इंसान। ओके, तो बेसिकली आप कह रहे हो कि एक हैबिट लग जाती है सेलिंग की भी। हाँ एक नशा है ये भी, पैसा कमाना भी एक नशा ही है, जरूर जरूर। हैबिट लग जाता है, उसको नहीं भी जाना रहता है, मगर फिर भी इसको पैसा सोचता है चलो पैसा कमाना है। जैसे आपने कहा कि पैसा कमाना नशा है और हम सब नशेड़ी है। हाँ सब नशेड़ी है, कोई छोटा कोई बड़ा है। राइट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो चलिए, ये तो हो गया पे स्केल के बारे में। अब आप ये बताइए कि अपार्ट फ्रॉम सी जॉब्स, मर्चेंट नेवी में ही क्या लैंड जॉब्स अवेलेबल है? हाँ है ना, शोर बिल जॉब्स है, हम्म। आप सेकंड इंजीनियर या सेकंड ऑफिसर हो, चीफ ऑफिसर हो या चीफ इंजीनियर कैप्टन, सबके लिए जॉब है।
Okay. आप स्विच हो सकते हो शोर पे, बट ये रहता है कि कंपेयर टू आपका जो सैलरी है उसको क्वार्टर ही मिलता है आपको, हाफ भी नहीं मिलता है, क्वार्टर मिलेगा आपको, Okay. 1/4 you are saying. 1/4 मिलेगा आपको डायरेक्टली। और अगर आप जैसे डेक साइड से हो तो आप मरीन सुपरिटेंडेंट हो सकते हो, असिस्टेंट मरीन सुपरिटेंडेंट हो सकते हो, Okay. ठीक है, एग्जीक्यूटिव हो सकते हो ऑफिस में। और जैसे जो इंडियन साइड से है वो सुपरिटेंडेंट, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, Right. असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, टेक्निकल मैनेजर, Okay. आप ये सब पोस्ट पे जा सकते हो। और नहीं तो आप फिर जैसे स्पेयर पार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो बिजनेस में भी जा सकते हो, Right. शिपिंग के रिलेटेड। तो इसके लिए क्या मिनिमम कुछ क्राइटेरिया था कि मुझे इतने साल सेलिंग करनी है और उसके बाद मैं लैंड जॉब कर सकता हूँ, ऐसा कुछ है? नहीं, क्राइटेरिया तो नहीं रहता है, बट हाँ, मनी मैटर रहता है। राइट, कि सैलरी 1/4 हो जाती है जैसे मैंने कहा। 1/4 और और आप टैक्स के अंडर आ जाता है, राइट, वो सबसे बड़ा पॉइंट है। टैक्स में आ जाते हैं आप। राइट, अगर आपको अगर सी में नहीं कंटिन्यू करना है तो आप लाइन पे जॉब कर सकते हो। राइट। तो आपको लगा कि यार चलो थोड़ा-सा बस हो गया, ठीक-ठाक पैसा कमा लिया है, तो आप लैंड जॉब कर सकते हो। मतलब कि आपकी सैलरी भी आती रहेगी और आप फैमिली के साथ भी रह सकते हो। फैमिली के साथ रह सकते हैं, बट क्या होता है, जो आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है वो बढ़ जाते हैं, एक्सेप्टेशन बढ़ती है, सबकी आदतें वैसे हो गई रहती है। तो आदमी कॉम्प्रोमाइज करने में कोई कॉम्प्रोमाइज करता है, कोई जाके मतलब क्योंकि वो देखता है कि लाइफ स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो था वो पहले। इंक्रीज हो चुका है, जी, बेस से आप काफी आगे जा चुके, तो उसको मेंटेन करना भी आपको राइट, एक आदत हो जाता है कि मेरे को इतना तो खर्चा महीने में करना ही है, तो आप टैक्स भरोगे कि वो करोगे। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। मगर श्योर जॉब में और भी है, आप जैसे कोई इंस्टीट्यूट में आप जा सकते हो, टीचिंग करवा सकते हो, ओके, नहीं तो आप अपनी कंपनी भी खोल सकते हो, ओके, तो अपना बिज़नेस भी कर सकते। बिजनेस भी कर सकते हो अपना। राइट, तो मल्टीपल ऑप्शंस है बेसिकली। मल्टीपल ऑप्शंस है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेलिंग है नहीं नहीं या डेक या इंजन जॉब है। भी कर सकते हो, जी, स्विच भी कर सकते हो। जिसको ऑप्शन है, मुझे जिसको फैमिली के साथ रहना है, हाँ, वो कर सकता है, राइट? एक सवाल है जो मुझे हमेशा से आपको पूछना था कि आफ्टर 60 इयर्स आपकी लाइफ कैसे रहती है? एक सीफेयर की लाइफ आफ्टर 60 इयर्स कैसे रहती है? आप क्या उसको जॉब मिलता है? हाँ, मिलता है, रेयर केसेस में जॉब मिलता है। अगर वो फिट है, तो ऊपर से तो 65-66 तक भी कैरी आउट कर लेता है। जो मीडियम रेंज की जो कंपनियाँ है, वहाँ कैरी कर लेता है वो। नहीं तो आप ऑफ़िस जॉब कर सकते हो, नहीं तो इंस्टीट्यूट्स है कई, वहाँ जाके आप इंस्ट्रक्टर हो सकते हो। मैंने ऐसे भी इंस्ट्रक्टर देखे जिनका एज 70 हो गया, मगर वो इंस्ट्रक्टर है। दे आर गेटिंग मीन अराउंड 2 लाख रुपीज़ ओवर देयर। नॉट बैड, हाँ, 2 लाख रुपए मिलता है हमको। राइट, ऐसे वो पर आवर के हिसाब से वो हायर किए जाते हैं। वीकली कोई 3 दिन रहता है, कोई 4 दिन रहता है, तो पर आवर के हिसाब से उनको हायर किया जाता है। नहीं तो आप एज़ ए सर्वेयर भी जा सकते हो। जो वेसल्स रहते हैं, उन पे खाली आपका काम है सर्वे करना। ओके। हाँ, वो भी पर डे के हिसाब से आपको हायर किया जाता है। ऐसे और भी मल्टीपल है। सो तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि यार मैं फिट हूँ, फाइन हूँ, तब तक मेरा सैलरी आएगा, बट उसके बाद भी हमारे पास ऑप्शंस है, बट आपको फिट एंड फाइन तो रहना ही है ना। दोनों जगह मतलब शोर पे भी रहना है, वहाँ पे भी रहना है फिट एंड फाइन। राइट। और सबसे ज़्यादा तो वहाँ रहना है। शिप के लिए तो आप एकदम बेस्ट आपका रहना चाहिए। आपके बॉडी फिज़िक्स जितना अच्छा रहेगा आपके लिए उतना अच्छा है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो सर क्या आप हमें आपके फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस बता सकते हो कि आप जब एज अ फ्रेशर ज्वाइन किए थे, तो आपका फर्स्ट डे कैसा था शिप पे? फर्स्ट जॉइनिंग जो मेरा था वो केप टाउन में था। ओके, केप टाउन पोर्ट में था। ठीक है, मैं मुंबई से फ्लाई हुआ मेरा और मैं केप टाउन पहुंचा। केप टाउन पहुंचा तो मैं बहुत खुश था। मैं फर्स्ट टाइम वेसल पे ज्वाइन करा था। फर्स्ट टाइम फॉरेन ट्रिप। हाँ, फॉरेन ट्रिप एंड डायरेक्टली वो भी एट केप टाउन। राइट, तो वेसल देखा, वहाँ पर वेसल 4 दिन पोर्ट पे खड़ा था। मैं ज्वाइन किया, मेरा वॉच था, तो मैं तो नीचे भी चला था। मुझे ये नहीं पता था कि क्लाइमेट का फ़र्क पड़ता है बॉडी पे। ओके, तो वहाँ पे कैसा क्लाइमेट था? वहाँ पर बारिश और ठंडी था बहुत ज़्यादा। ओके, बहुत कूल क्लाइमेट था। कूल क्लाइमेट नहीं, जैसे कंपेयर टू मनाली आप चले जाओगे, अच्छा, चिलिंग मतलब। चिलिंग एकदम चिल था। ठीक है, तो मुझे पता नहीं था, मैं कपड़े भी लेने गया था के कि मैं बीमार पड़ गया। अच्छा, बीमार पड़ गया तो फिर मुझे कैप्टन और चीफ इंजीनियर ने मुझे बुलाया और बोला कि आप बीमार हो रहे हो तो यू आर नॉट केपेबल फॉर सेलिंग। और मेरा फर्स्ट सेल था ये। तो ओके, कैसे भी करके प्रूफ करना था कि हाँ, नहीं नहीं मतलब मैं फिट हूँ। कि आप सस्टेन कर पाओगे। हाँ, मैं सस्टेन कर पाऊंगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको हम मेडिकल के लिए भेज रहे हैं। ओके, अगर आप मेडिकल में फिट हो गए तो फिर आपको हम ले जाएंगे, नहीं तो यहाँ से आपका साइन ऑफ हो जाएगा। ओके, तो मुझे वो लेके गए कैप्टाउन में, एक हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ मेरा मेडिकल हुआ, सब हुआ। तो उन्होंने भी बोला कि ये खाली होम सिकनेस है उनके, और फर्स्ट टाइम जो सी में आए तो ऑब्वियस सी बात है, हाँ थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज की वजह से हाँ बॉडी को टाइम लगा टाइम अडैप्ट करने के लिए। जी, तो मैं आया, मेरे को मेडिसिन दिए,
और वेसल भी सेल हो गया। सिर्फ 1 दिन में ठीक था, उसके बाद फिर मैं बीमार पड़ने लग गया। ओके 3 दिन मैं अपने केबिन से नहीं आया। फिर चौथे दिन मुझे वापस ऊपर बुलाया, उन्होंने ब्रिज पे बुलाया और बोला कि ऐसे तो आप ऐसा तो आज हो जाओगे, तो ऐसे लग रहा है कंडीशन कि आप शायद मर भी जाओगे यहीं। क्या बात कर रहे हो आप? और हाँ, तो फिर कैप्टन ने, मैं बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा ठीक है प्रॉब्लम, मगर मैं तो उनको लग रहा था कि आप मर जाओगे। हाँ मर जाऊंगा। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा नहीं है कुछ भी, आप मतलब मेरे पे विश्वास कीजिए। पर उनको ट्रस्ट नहीं हुआ, क्योंकि कुछ होगा तो कैप्टन को जवाब देना, Obviously, रिस्पॉन्सिबल पर्सन वही है। तो उन्होंने मुझसे एक लेटर लिखवाया कि अगर मेरे को कुछ हो गया और मैं मर गया, समझो, तो मेरी बॉडी जो है डीप फ्रीजर में इन लोग फ्रीज कर रख देंगे अंदर। और बाद में ये लेटर साइन इसलिए करवाया और इसे लिखवाया क्योंकि यही लेटर एज ए एविडेंस यूज़ करेंगे। माय गॉड। हाँ, तो ये भी मैंने फेस किया था वो टाइम पे। तो बेसिकली उन्होंने एक अंडरटेकिंग आपसे लिखवा लिया कि अगर And मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बॉडी को फ्रीज कर दो और मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं रिस्पॉन्सिबल। बट होपफुली आपको कुछ हुआ नहीं। हाँ, कुछ हुआ नहीं। और वो टाइम पे क्या था, मोबाइल थे मगर इतना नेटवर्क नहीं था ना, ओके और व्हाट्सअप नहीं था। ओके हाँ, और हम लोग मिड ऑफ सी में थे, मिडल ऑफ सी में थे, हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे। बेसिकली उनको ये विश्वास था कि आपको कुछ ना कुछ हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अंडरटेकिंग लिख लिया आपसे। हाँ 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 बट होपफुली आपको कुछ हुआ नहीं। हाँ हाँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ, रिकवर कर लिया। नेक्स्ट मतलब 1 वीक और लगा मुझे, फिर नॉर्मल हो गया मैं। और उसके बाद से जो आपने सेलिंग की है उसके बाद कभी पीछे मुड़ के मेरे मेरे ख्याल से आपने देखा नहीं शायद। नहीं नहीं, उसके बाद मैं फिट ऑलवेज। ओके रफ वेदर इन दो वो तो आपके बॉडी से दिख ही रहा है। नहीं, हाँ वो तो बात है। रफ वेदर इन दो, मतलब वेदर कभी रफ ही होता है, स्वेल्स भी जो समुंदर रहता है वो रफ हो जाता है बहुत, तो लहरें भी ऊंची ऊंची उठती है। राइट, वैसे होने दो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो अभी वैसे कंडीशन इजली वो बॉडी ने अडेप्ट कर लिया बेसिकली। ये सब। ओके ग्रेट। तो हमें ये बताइए आपको कभी होम सिकनेस फील हुआ है? हाँ, होम सिकनेस फील हुआ है। पहले दिन से लेके आज तक होम सिकनेस फील होता है। ओके क्योंकि ये गुलामों की जो गुलामों का जैसा काम है, ये नहीं हो पाता है, बट फिर भी क्या पैसा के खातिर करना पड़ता है। राइट। हाँ, जब भी देखते हैं अकाउंट में कितना पैसा आएगा पर मंथ, तो वो ठीक है, गुलाम बनना ही अच्छा है। राइट राइट राइट। तो आप इसके साथ डील कैसे करते हो, मतलब कि अगर यार मेरे को होम सिकनेस फील हो रहा है, हाँ, राइट, तो उसके साथ फिर डील कैसे करते हो? मंथली कभी पार्टी कर लेते हैं, ओके और बाकी तो अब आजकल तो व्हाट्सअप है ही। तो घर में बात कर लेते हैं, वाईफाई फ्री है, अभी कंपनियां वाईफाई फ्री है, पहले तो पेड था, बाद में अभी फ्री कर दिया वाईफाई भी कंपनियों ने, कंपनियों ने कर दिया। तो ओके। टाइम टू टाइम घर पे बात कर लेते तो मतलब कम्युनिकेशन होता है अभी? रहता रहता है। अभी इजी हो गया कम्युनिकेशन, राइट, व्हाट्सएप कॉल है, वीडियो कॉल है। ऐसे कंपेयर अभी इजी हो गया है कम्युनिकेशन। राइट राइट। चलिए अच्छा है। एक सी फेरर का या आपका, टू बी स्पेसिफिक, मॉर्निंग से लेके नाइट तक क्या रूटीन रहता है? डिपेंड ऑन सिचुएशन रूटीन रहता है। जैसे हम लोग ड्राई डॉक में है, वो वक्त में रूटीन अलग रहेगा। अगर हम लोग एंकर पे तो रूटीन अलग रहेगा, सही रहे तो रूटीन अलग रहेगा। ओके ठीक है, मगर मेरा रूटीन बेसिकली एक जैसे ही रहता है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं रहता है। क्योंकि सुबह मैं उठता हूँ 6:30, 6 o'clock उठ जाता हूँ मैं। उठने के फ्रेश होने के सब रेडी होके मैं पहले ब्रिज पे जाऊँगा, मतलब मेरे जो कलीग्स है, जो भी है ऊपर, उनसे थोड़ा मिलता 10-15 मिनट। ठीक है, उसके बाद मैं इंडियन रूम जाता हूँ। इंडियन ओके रूम में जाके देखता हूँ कौन वॉच पे है, ठीक है, क्या कर रहा है अभी, अपनी जो उनको ड्यूटीज़ दी गई है वो उन्होंने की कि नहीं की, और बाकी जो डे का काम है वो क्या प्लान करना है, मेरे सेकेंडरी को पूछता हूँ मैं, आज क्या प्लान किया है, कि राइट। कैसे कैरी आउट करेंगे। कुछ मेजर प्रॉब्लम है कि कैसे बेसिक चीज़ें हैं जो रूटीन करनी है, वो हिसाब से हम लोग कैरी आउट करते हैं। मेरे सेकेंडरी से मैं बात करने के बाद उसको पूछता हूँ कि आपका क्या प्लान है आज का, ओके ठीक है, क्या मेंटेनेंस कैरी करना है, ठीक, क्या रूटीन करना है। उसके बाद फिर हम लोग ये सब अपना टूल बॉक्स मीटिंग रहता है, वो मीटिंग होने के बाद हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। काम स्टार्ट होने 10 बजे हमारा ब्रेक होता है, छोटी ब्रेक बोलते हैं हम लोग, 15 मिनट का एक ब्रेक है, आप चाय वाय पी लो, बिस्किट खा लो, जैसे रिलैक्स हो जाओ। वो होने के बाद फिर 12 बजे, ठीक है, 12 से 1 हम लोग का लंच ब्रेक होता है। ओके। तो आप लंच पे चले जाते हैं हम। वो टाइम पे कुछ पेपर वर्क रहते हैं, वो हमको करना रहता है, ठीक है, कि रिपोर्ट भेजना रहता है कंपनी को, नून में रिपोर्ट, ये डेली रिपोर्ट भेजना रहता है? डेली रिपोर्ट भेजना होगा, वीकली भी रहता है, मंथली भी रहता है, डेली भी रहता है। ओके, ठीक है, ये तो डेली रिपोर्ट तो आपके स्टार्ट टू एंड चलता है 1 to 30, ये रोज़ चलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर बाद में दोपहर में, मैं तो आता नहीं, दोपहर में मैं 4 के बाद ही आता हूँ। आफ्टर टी ब्रेक होता है 3 से 3:15, 3 से 3:15, 3:30, 3 से 3:30, तो डिपेंड, मतलब क्या कितना वर्कलोड है वही सब, फिर टी ब्रेक लेते हैं। उसके बाद मैं 4 बजे आता हूँ, फिर एक अपना राउंड वाउंड मारता हूँ,
और जो काम बचा है वो देखता हूँ कंप्लीट हुआ है कि कल के लिए चलेगा कि उसको आज ख़त्म करना है, तो वो हिसाब से हम लोग की प्लानिंग चलती है। अगर कुछ मेजर काम है तो, नहीं तो ऐसे हल्का-फुल्का है तो फिर ठीक है कल कैरी आउट करेंगे उसको, ऐसा भी चलता है हमारा सिस्टम। बाकी जो वॉच कीपर्स है, जो अपना-अपना क्रू जो है वॉच कीपिंग वाले, वो अपना-अपना वॉच करते रहते हैं ऑफ़िस, और सेलिंग में है तो एक-एक ऑफ़िसर रहेगा, ठीक है? वो उनको सपोर्ट करेगा, उनका 4-4 घंटे का वॉच रहता है। ओके। हाँ, मैं भी कभी-कभी जाता हूँ, मॉर्निंग मेरा 8 से 12 मेरा मतलब मैं स वॉच तो रहता नहीं है, बट मैं करता हूँ कभी-कभी, मूड के ऊपर है, मतलब जितना तक काम है, ज़्यादा वर्कलोड है, सेकंड ईयर लोड ज़्यादा है, तो फिर मैं वहाँ मेरे को प्रेज़ेंट थोड़ा उनकी हेल्प करने के लिए। करने ज़रूर। तो आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो शिप पे? पिक्चर, मूवीज़ मिलती है वहाँ पे? मूवीज़, हाँ, मिलती है ना, वाईफ़ाई से हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे कोई पोर्ट में गए वहाँ, ओके। वाईफ़ाई से डाउनलोड कर लेंगे हम लोग, फ्री पोर्ट पे फ्री वाईफ़ाई है, नहीं तो फिर रिचार्ज कर लेंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। नहीं तो अगर कोई इंडियन वेसल है और भी आजू बाजू पोर्ट पे लगा हुआ है, तो हमारे क्रू जाके उनसे बात करके उनसे एक्सचेंज कर लेते हैं मूवीज़, बस यही रहता है। ओके। हुँ। और पार्टी वगैरह होता है वहाँ पे? ऐसे तो देखा जाए तो कंपनी की तो पॉलिसी 0 पॉलिसी है, ओके। अल्कोहल पॉलिसी 0 है। बट ठीक है, बाकी हम मैं वन्स इन अ ब्लू मून। हाँ, मैं वन्स नहीं यार, वीक मंथली तो कर ही लेते हैं। ठीक, तो मैं और कैप्टन फिर हम लोग बात करेंगे कि बाबा ठीक है, हम लोग पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो क्रू राइटिंग में लेके सबको समझाते हैं, उसके बाद पार्टी करते हैं वो हिसाब से हम लोग। ऐसा है, बिना कंपनी को इन्फॉर्म करके, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेस फ्री होना भी ज़रूरी है। कंपनी नहीं, कभी कंपनी आपको नहीं बोलेगी कंपनी कभी अलाउ नहीं कभी करेगी। ये करती है, बट ठीक है, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट अ मशीन, सो एग्ज़ैक्टली। हाँ, स्ट्रेस फ्री होने के लिए हम लोग कर लेते हैं कभी पार्टी ये सब। राइट, राइट। तो ये स्टॉक कहाँ से आता है फिर? आप तो सेलिंग में रहते हो। ड्यूटी फ्री रहता है ना वेसल पोर्ट्स पे। ओके, तो पोर्ट्स भी आप जब भी जाओगे तब आप स्टॉक कर लोगे? स्टॉक नहीं करता, मतलब एक सिर्फ फॉर पार्टी के लिए करते हैं। ओके। और बचा रहा एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे अब हमारे वेसल्स में जिम रहता है, नहीं जिम कर सकते, जिम रूम रहता है, ठीक है। फिर एंटरटेनमेंट एक रूम रहेगा, और उसमें आपका टेबल टेनिस रहेगा, और फिर कैरम बोर्ड रहता है, कार्ड्स, जो कार्ड इंडोर गेम। इंडोर गेम में म्यूजिक सुनना है म्यूजिक सुन सकते हैं। राइट, कभी कभी क्या होता है, अगर आप टैंकर पे सेल कर रहे हो, तो फिर टैंकर पे हम लोग क्रिकेट भी खेल लेते हैं, कभी कभी बैडमिंटन का क्रिकेट भी खेल लेते हैं। तो वो इतना बड़ा रहता है बस? बड़ा रहता है तो हम लोग खेल लेते हैं, मतलब कंपेयर टू एक प्लेग्राउंड पे इतना नहीं रहता है, वही इतना रहता है कि आप गली क्रिकेट हो सकता है। क्रिकेट इजीली हो सकता है। भाई वॉलीबॉल भी खेल लेते हैं हम लोग, ओके। तो ये भी चीज़ें खेल लेते हैं हम लोग तो वहाँ। मतलब एंटरटेनमेंट ओवरऑल हो हो जाता है। जाता है, करना ही पड़ता है। राइट, ओके। तो अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे। क्या आपने कभी पायरेट्स को देखा है? मतलब क्या आपके साथ कभी पायरेट्स का एक्सपीरियंस हुआ है शिप पे? क्योंकि हमने बहुत आए आए दिन हम वेब सीरीज़ में देखते हैं कि जो स्पेशली अफ्रीका का एरिया है, तो वहाँ पे जब शिप सेल होती है, तो पायरेट्स आते हैं, वो हाईजैक कर लेते हैं। तो क्या इनमें कितनी सच्चाई है? नहीं नहीं, है सच्चाई है, होता है, पायरेट्स होते हैं, वो हाईजैक कर लेते हैं, उनको सिर्फ पैसे से मतलब रहता है। ओके, हाँ, अब कंपनी अगर पैसे दे रही है तो वो कुछ नहीं करेंगे, वो रिलीज़ कर देंगे। ओके। मैंने तो फेस नहीं किया पेरेक्स, पर मैंने टेररिस्ट फेस किए हैं। टेररिज्म? हाँ, टेररिस्ट फेस किए मैं अफ्रीका में था, तो मेरा टैंकर वेसल था। मैं एक आइलैंड है, पेम्बा नाम है उसका, वहाँ हम लोग अपना हमने डीज़ल लोड किया था। ओके। तो हम लोग वहाँ डिस्चार्ज करने गए थे। वहाँ टोटल एनर्जी है, टोटल कंपनी है एक यूएस की, आपको पता रहेगा टोटल। जी, जी, पता है टोटल, यस। तो उनका वहाँ पर एक प्रोजेक्ट चल रहा था, तो वहाँ सप्लाई लेना था हमको। तो वहाँ हम लोग गए थे, वहाँ पर टेररिस्ट ने अटैक कर दिया था। आपके शिप पर? हमारे शिप पे नहीं, मतलब वो जो एरिया है, पोर्ट का एरिया है, ओके। वहाँ पर हम लोग ने अटैक कर दिया था। और आप कहाँ पे थे तभी? हम लोग वेसल पे ही थे, शिप पे थे। वो डॉक थी शिप? नहीं नहीं, पोर्ट पे लगी थी। एंकर थी? नहीं, पोर्ट पे लगी, पोर्ट भी लगी? कर रही थी, पोर्ट पे लगी थी। एक ही शिप एट ए टाइम लग सकता है, गायोटा पोर्ट था वो, एक ही शिप लग सकता है। तो वहाँ पर हम लोग थे, तो वहाँ पर टेररिस्ट ने अटैक कर दिया था। ओके। हाँ, एक आरपीजी एक उन्होंने लॉन्च किया था गेट के यहाँ से। बाकी रॉकेट लॉन्चर? हाँ, और बाकी हैंड ग्रेनेड से उन्होंने हमला किया था। वो पोर्ट पे? हाँ, वो पोर्ट पे। और आप सब लोग हम लोग शिप पे थे? पोर्ट का गेट और हमारा लमसम 1 किलोमीटर का खाली डिफरेंस था। ओके। तो उन लोग अप्रोच कर रहे थे वैसे ऑफिस की तरफ, उनका हेड ऑफिस पोर्ट के साइड में था, गेट के पास नहीं था। तो उन लोग अप्रोच कर रहे थे, हेड ऑफिस की तरफ अप्रोच कर रहे थे वो। तो आपका क्या एक्शन था उस पे? हमारा कुछ नहीं, हमको पता चला तो वहाँ से जो कोस्ट गार्ड है, कोस्ट गार्ड ने बोला कि अपना रस्सी काटो, कोई रस्सी छोड़नी नहीं है, रस्सी काटो और वेसल को निकालो। तो भाग जाओ बेसिकली यहाँ से, तो फिर भाग गए हम लोग भी। इसी में भलाई है। हाँ, इसी में भलाई है। ओके, तो यही एक एक्सपीरियंस था। हाँ, यही एक्सपीरियंस है। और आपने कभी सुना है मतलब पायरेट्स ऐसा होता है आपके किसी नोन पर्सन के इसमें ऐसा हुआ है या? हुआ है ना।
मेरा एक जभी मैं मेरा एक फ्रेंड है, वो जॉइनिंग था उसका। ओके। तो वो टाइम पे वो वेसल पे जॉइन करने जा रहा था, तो बाय मिस्टेक जो नेवी वाले थे वो अफ्रीकन कंट्री में था। क्या नहीं, उनको क्या लगा कि ये पायरेट की बोट है, तो उन्होंने अटैक कर दिया था इनके ऊपर ही। अच्छा, नेवी के कोस्ट गार्ड ने हाँ, उनके शिप पे कोस्ट गार्ड वाले थे, वो वेसल पे थे, ओके। शिप पे थे, वो उसको गार्ड कर रहे थे, तो उनको लगा कि ये पायरेट्स। पायरेट्स की बोट है, तो उन्होंने फायरिंग कर दी थी इसके ऊपर ओके। बाय मिस्टेक। मगर ये था कि वो फटक से वो दूर गया, फिर वहां से उसने कम्युनिकेशन किया, कवर किया वाले। तो उनको बताया कि नहीं नहीं, इन लोग का ज्वाइनिंग है क्रू का, तो चेंज करना है क्रू, तो ये। और एक सेकंड का एक मेरा कुक था, वो हमारी कंपनी के वेसल शिप में ही था, वो नाइजीरिया में था, तो उसका वेसल हाईजैक हो गया था। तो उन लोग जो जितने भी क्रू थे उनको एक रूम में बंद किया रख जाता था, तो और दिन में एक ही बार सिर्फ डिनर मिलता था उनको पूरा दिन में, ओके। और एक बोतल पानी पीने के लिए। बस। हाँ बस, तो 2 हफ्ता वो उधर पायलट के अंडर थे। फिर उन्होंने डिमांड किया, कंपनी ने उनका डिमांड पूरा किया, और कार्गो भी था, आधा कार्गो भी ले चले गए हम लोग सो वो 2 हफ्ते तक एक ही रूम में थे, एक ही रूम में। सिर्फ डिनर और पानी की बोतल। सिर्फ डिनर और पानी की बोतल, और वॉशरूम तो उसमें था ही, तो हम लोग वॉशरूम चले जाते थे बारी बारी, बस यही काम। बात यही किया उन्होंने, 15 डेज ऐसे ही थे वो। तो ये रिस्क भी है। हाँ, इसके डिपेंड ऑन एरिया, आप किधर जाते हो। अच्छा, और ठीक है भाई, नहीं, पार्ट ऑफ योर जॉब। पार्ट ऑफ जॉब है। बट अब मेरे ख्याल से ये कम हो गया रहेगा, राइट? कम होता है फिर आता है, फिर कम होता है फिर आता है। अभी जैसे यमन में चल रहा है, ओके। हुदी अटैक कर देता है वेसल पे। हम लोग तो मर्चेंट, हम लोग तो सिर्फ सप्लायर्स है ना, हम लोग ट्रांसपोर्टर है। मेरे को क्या कंट्री से मतलब नहीं है, हम लोग तो खाली ये कंट्री से वो कंट्री में सामान पहुंचाने का। फिर भी टेररिज्म जो है वो समझ नहीं पाता ये सब चीज़ें। राइट। हाँ, उनको लगता है नहीं नहीं, मतलब हम लोग जो कर रहे हो गलत कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग कार्गो यहाँ से, हम लोग वेसल अगर उनके वहाँ से भी क्रॉस भी करते हैं, पर वो अभी इसराइल का वेसल है, तो उनको लगता है दुश्मन का वेसल है, मगर हम लोग तो नहीं दुश्मन है ना, तो हमारे में हम लोग अटैक कर देते अटैक कर देते हैं। राइट। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मैंने सुना है कि बहुत सारे वेसल्स में या शिप पे भूतों की कहानियां मैंने बहुत सुनी है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सच में घोस्ट होते हैं शिप पे? नहीं, गोश्त तो नहीं होते इस पे, मगर क्या होती है, मनगढ़ंत कहानियाँ लोग बना देते हैं एक दूसरे को डराने के लिए। ओके। हाँ, और बाकी क्या रहता है, आप साइकोलॉजिकल कितने ये हो, स्ट्रांग हो, वहमी आदमी हो क्या, वहमी इंसान हो क्या, वो हिसाब से आपको इफेक्ट करता है। सो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो कि वहां पे आपको हैलुसिनेशंस होते हो। हो जाता है, हाँ जाता है, आप होम सिकनेस है, वर्क का स्ट्रेस रहता है आपके ऊपर, तो कभी कभी हो जाता है, मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है, हो जाता है। क्या आप शेयर करेंगे आपका हाँ, एक्सपीरियंस? मुझे ऐसा लगता है मेरे पीछे कोई खड़ा है। आपके पीछे कोई खड़ा है? हाँ, ऐसा लगता था पहले मुझे, बात नहीं लगा, फिर मतलब हैबिट हो गया तो नहीं लगा, नया नया था तभी मुझे लगता था कोई है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर कोई डोर के बाहर है। जैसे शिप चलता है, रोलिंग पिचिंग होता है, तो आवाज आता है। राइट। ठीक है, तो जब भी आवाज, जैसे आप ट्रेन में बैठते हो, फ्लाइट में भी बैठते हो, कभी चीं चू करके आवाज आएगा, इससे शिप पे भी आता है, तो वो आदमी को ऐसा लगता है कि कुछ है, पर ऐसे कुछ रहता नहीं है। ओके। बाकी क्या रहता है, कोई सुसाइड कर लिया था, कोई किसका डेथ हो गया रहता, तो वो कुछ वहमी लोग रहते हैं, उसको ज़्यादा विश्वास भी कर लेते हैं, तो बेसिकली डरते हैं लोग। राइट, तो एक वो एक तो ये हो जाता है, एक हैलुसिनेशन होता है, राइट? कि यार यहाँ पे किसी की डेथ हुई थी, किसी ने सुसाइड कर लिया था, तो ये पीछे खड़ा है या यहाँ पे कोई है। हाँ, ऐसा हो जाता है। तो एक मेंटल स्टेट पे एक इंसान रहता है कि जिसमें ये सब चीजें दिखाई देती है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। और क्या रहता है, बीच समंदर में आप रहते हो, तो वैसे ही डरे हुए रहते हो। राइट। हाँ, तो और ऊपर से आप जैसे रात में आपका वॉच खत्म करके नीचे आ रहे हो, नहीं तो इंजन रूम से आप अपने रूम में ब्रिज से नीचे जा रहे हो अपनी कैबिन में, नहीं तो इंजन रूम से आप ऊपर आ रहे हो, तो बीच में तो कोई मिलने नहीं वाला है आपको आपके वॉच के नब्बे। तभी भी आदमी थोड़ा डरा रहता है, कुछ आवाज़ आई, कुछ आवाज़ है, बस वो ऐसे डायरेक्ट डोर की आवाज़ है, दरवाजे की आवाज़ है, आपकी आवाज़ है, आपको समझेगा ही नहीं, आप वहम है, वहम। ओके। सो सर, लास्ट क्वेश्चन। जो भी जॉब करना चाहे मर्चेंट नेवी में या जो भी यंगस्टर्स है, उनको क्या एडवाइस होगी आप? मेरा तो एक ही एडवाइस है, अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है तो आप आइए। ये ऑफिस जॉब नहीं है। राइट। ठीक है, ऑफिस जॉब नहीं है ये, आपको बहुत स्ट्रांग रहना है, फिजिकली मेंटली भी। अगर आप अपने परिवार से ये इसके खातिर दूर रह सकते हो, तो ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पैसे तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बट उतना ही स्ट्रेस है, होम सिकनेस है, ये सब का भी लेवल आपको फेस करना है टाइम टाइम पे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप घर में अगर कोई ट्रेजेडी हो गई तो आप घर भी नहीं जा सकते हो, तो आपको सो गए अपने आप को, ऐसा भी होता है।
राइट। हाँ, और कोई कोई बच्चे ऐसे भी करते हैं कि माँ बाप इतने मेहनत से पैसा कमाते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं, उनका फीस भरते हैं, सब करते हैं, वो 2-3 साल में छोड़ भी देते हैं क्योंकि उन लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इसमें सर्वाइव रहना और आगे जाना ये बहुत बड़ी बात है। राइट, एग्जैक्टली। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर कमिंग, और आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। Thanks for having me here. It's my pleasure that I met you. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल दी एंड। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो ये 3 चीज़ें कीजिए। पहला, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे उतना ही बड़ा ये चैनल होगा। दूसरा, आपके कमेंट्स हमें लिख के भेजिए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, या आपके कोई सजेशंस हो या क्वेश्चंस, वो हमें कमेंट में लिख के भेजिए। और तीसरा, ये एपिसोड एटलीस्ट किसी एक इंसान के साथ शेयर कीजिए जिनसे उनको हेल्प होगी। सो टिल देन, धन्यवाद और जय हिंद।